नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा 7 का पाठ 14 खान पान की बदलती तस्वीर के प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। प्रश्न 1, खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का क्या मतलब है? अपने घर के उदाहरण देकर इसकी व्याख्या करें। खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का मतलब है स्थानीय, अन्य प्रांतों तथा विदेशी व्यंजनों के खान पान का आनंद उठाना, यानी स्थानीय व्यंजनों को खाने पकाने में रुचि रखना, उसकी गुणवत्ता तथा स्वाद को बनाए रखना। इसके अलावा अपने पसंद के आधार पर एक दूसरे प्रांत की खाने की चीज़ों को अपने भोज्य पदार्थों में शामिल करना। जैसे आज दक्षिण भारत के व्यंजन इडली, डोसा, सांभर इत्यादि उत्तर भारत में चाव से खाए जाते हैं और उत्तर भारत के ढाबे के व्यंजन सभी जगह पाए जाते हैं। यहाँ तक पश्चिमी सभ्यता का व्यंजन बर्गर, नूडल्स का चलन भी बहुत बड़ा है। हमारे घर में उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय दोनों प्रकार के व्यंजन तैयार होते हैं। मसलन मैं उत्तर भारतीय हूँ, हमारा भोजन रोटी, चावल, दाल है, लेकिन इन व्यंजनों से ज़्यादा इडली, सांभर, चावल, चने, राजमा, पूरी, आलू, बर्गर अधिक पसंद किए जाते हैं। यहाँ तक कि हम यह बाजार से ना लाकर घर पर ही बनाते हैं। इतना ही नहीं, विदेशी व्यंजन भी बड़ी रुचि से खाते हैं। लेखक के अनुसार यही खान पान की मिश्रित संस्कृति है। बच्चा, आजकल हम सभी प्रकार का खाना खाते हैं। हम अपने घर पे नूडल्स भी खा रहे हैं, डोसा भी खा रहे हैं, इडली भी खा रहे हैं, सभी चीज़ें खा रहे हैं। तो इसीलिए इसे मिश्रित खान पान की संस्कृति कहा गया है, क्योंकि ये किसी एक स्थानीय जगह का हम खाना नहीं खा रहे, हम सभी प्रकार का खाना खा रहे हैं। अब आता है प्रश्न 2, खान पान में बदलाव के कौन से फायदे हैं? फिर लेखक इस बदलाव को लेकर चिंतित क्यों है? उत्तर, खान पान में बदलाव से निम्न फायदे हैं। एक प्रदेश की संस्कृति का दूसरे प्रदेश की संस्कृति से मिलना हो जाता है, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलना, गृहिणियों व कामकाजी महिलाओं को जल्दी तैयार होने वाले विविध व्यंजनों की विधियां उपलब्ध होना, बच्चों व बड़ों को मनचाहा भोजन मिलना, देश विदेश के व्यंजन मालूम होना, स्वाद, स्वास्थ्य व सरसता के आधार पर भोजन का चयन कर पाना। तो ये सारे हमारे हैं फायदे जो खान पान में बदलाव के कारण आए हैं। देखो, आप पहले से ही देखो, एक प्रदेश की संस्कृति का दूसरे प्रदेश की संस्कृति से मिलन हो जाता है, क्योंकि हम हर प्रकार का खाना खा रहे हैं। इससे राष्ट्रीय एकता को भी बढ़ावा मिलता है और जो लेडीज़ घर पे भी काम कर रही है और जॉब भी कर रही है, उनके लिए अब खान पान में बदलाव बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया, क्योंकि अब वो इजी विधियाँ, जो आसान खाना है वो आसानी से फटाफट बना लेती हैं और बच्चों और बड़ों को उनका मनचाहा भोजन भी मिल जाता है। हमें देश विदेश के खाने के बारे में इससे पता चल रहा है, साथ में हम अपने स्वाद के अनुसार और अपनी हेल्थ के अकॉर्डिंग भी भोजन खा सकते हैं। तो ये हुए ना सारे के सारे फायदे। अब खान पान में बदलाव से होने वाले फायदों के बावजूद लेखक इस बदलाव को लेकर चिंतित है, क्योंकि उसका मानना है कि आज खान पान की मिश्रित संस्कृति को अपनाने से नुकसान भी हो रहे हैं, जो निम्न है। अब इनसे क्या नुकसान है ये देख लेते हैं। फर्स्ट, स्थानीय व्यंजनों का चलन कम होता जा रहा है, जिससे नई पीढ़ी स्थानीय व्यंजनों के बारे में जानती ही नहीं। किसी एक स्थान विशेष के व्यंजन का अब चलन कम होता जा रहा है, उससे लोग कम खाने लगे और जिससे वो धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है, जिसके कारण जो नई पीढ़ी आ रही है उसे उसके विषय में कुछ पता ही नहीं है। खाद्य पदार्थों में शुद्धता की कमी होती जा रही है। अब खाद्य पदार्थ पहले के अनुसार शुद्ध नहीं होते। उत्तर भारत के व्यंजनों का स्वरूप बदलता ही जा रहा है। उत्तर भारत के व्यंजन भी धीरे धीरे अपना रूप बदलते जा रहे हैं। उनमें पहले जैसा स्वाद और गुणवत्ता
नहीं रहे। अब आता है प्रश्न 3, खान पान के मामले में स्वाधीनता का क्या अर्थ है? खान पान के मामले में स्वाधीनता का अर्थ है किसी विशेष स्थान के खाने पीने का विशेष व्यंजन जिसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक हो। मसलन मुंबई की पाव भाजी, दिल्ली के छोले कुलचे, मथुरा के पेड़े व आगरा के पेठे, नमकीन आदि। पहले स्थानीय व्यंजनों का प्रचलन था। हर प्रदेश में किसी न किसी विशेष स्थान का कोई ना कोई व्यंजन अवश्य प्रसिद्ध होता था। भले ही ये चीज़ें आज देश के सभी कोनों में मिल जाएगी, लेकिन ये शहर वर्षों से इन चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन आज खान पान की मिश्रित संस्कृति ने लोगों को खाने पीने के व्यंजनों में इतने विकल्प दे दिए कि स्थानीय व्यंजन प्रायः लुप्त होते जा रहे, अर्थात गुम होते जा रहे, खत्म होते जा रहे धीरे धीरे। आज की पीढ़ी तो कई व्यंजनों से भली भांति परिचित भी नहीं। आज की पीढ़ी को बहुत सारे व्यंजनों के बारे में पता ही नहीं है जो पहले चलन में थे। दूसरी तरफ महंगाई बढ़ने के कारण इन व्यंजनों की गुणवत्ता में कमी होने से भी लोगों का रुझान इनकी ओर कम होता जा रहा है। दूसरी तरफ लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है जिसके कारण इनकी गुणवत्ता भी कम होती जा रही है। हाँ, 5 सितारा होटल में इन्हें एथनिक कहकर परोसने लगे। अब 5 सितारा होटल में इन्हें एथनिक भोजन के रूप में पेश किया जाता है। अब आते हैं निबंध से आगे। प्रश्न 1, घर से बातचीत करके पता कीजिए कि आपके घर में क्या चीज़ें पकती है और क्या चीज़ें बनी बनाई बाजार से आती है। इनमें से बाजार से आने वाली चीज़ें कौन सी चीज़ें आपके माँ बाप जी के बचपन में घर में बनती थी, ये आपको पता करना है। मैं उत्तर भारतीय निवासी हूँ। हमारे घर में कई प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं तथा कई तरह के बाजार से लाए जाते हैं। घर में बनने वाली चीज़ें एवं बाजार से आने वाली चीज़ों की तालिका नीचे दी जा रही है। सबसे पहले देखेंगे हमारे घर में बनने वाली चीज़ें। ये है दाल, रोटी, सब्जी, कढ़ी, राजमा चावल, छोले भटूरे, खीर, हलवा आदि। बाजार से आने वाली चीज़ें हैं समोसे, जलेबी, ब्रेड पकोड़े, बर्फ़ी, आइसक्रीम, ढोकला, गुलाब जामुन। बच्चा ये चीज़ें आप अपने अनुसार भी दे सकते हैं। आपके घर में जो चीज़ घर पे बनती है उस बारे में और जो चीज़ बाहर से आती है वो चीज़ें आप यहाँ लिख सकते हैं। अब आता है प्रश्न 2। यहाँ खाने पकाने और स्वाद से संबंधित कुछ शब्द दिए गए हैं। इन्हें ध्यान से देखिए और उनका वर्गीकरण कीजिए। अब यहाँ कुछ शब्द दिए गए: उबालना, तलना, भूनना, सेकना, दाल, भात, रोटी, पापड़, आलू, बैंगन, खट्टा मीठा, तीखा, नमकीन, कसेला। अब इनका वर्गीकरण करना है। सबसे पहले हम इनका वर्गीकरण करेंगे भोजन, कैसे पकाया और स्वाद में। ठीक है, सबसे पहले लेंगे भोजन में सब्जी। सब्जी को उबालना, कैसे पकाया हमने? उबालकर। फिर उसका स्वाद होता है नमकीन। दाल, उबालना, मीठा और नमकीन। भात, भात होते हैं चावल, उबालना, मीठा। रोटी, सेकना, नमकीन। पापड़, भूनना, मीठा और नमकीन। बैंगन, तलना और भूनना, नमकीन। अब आ गए प्रश्न 3, छोंक, चावल, कढ़ी। इन शब्दों में क्या अंतर है, समझाइए। इन्हें बनाने के तरीके विभिन्न प्रांतों में अलग अलग है। पता करें कि आपके प्रांत में इन्हें कैसे बनाया जाता है। बच्चा, इसका आंसर आप अपने अनुसार दीजिएगा। अपनी मम्मी से बात कीजिएगा, वो आपको बताएगी कौन सी चीज़ कैसे बनाते हैं। बाकी हमने यहाँ दिया है, आप देख लीजिए। छोंक, चावल और कढ़ी में निम्न अंतर है। छोंक यह प्याज, टमाटर, जीरा व अन्य मसालों से बनता है। कढ़ाई या किसी छोटे आकार के बर्तन में घी या तेल गरम करके उनमें स्वादानुसार प्याज, टमाटर व जीरे को भूना जाता है। कई बार इसमें धनिया, हरी मिर्च, कसूरी मेथी, इलायची व लौंग आदि भी डाले जाते हैं। छोंक जितना चटपटा बनाया जाए, सब्जी उतनी ही स्वाद बनती है। चावल कई प्रकार से बनते हैं।
उबले चावल 1 भाग चावल व 3 भाग पानी डालकर उबालकर बनाना। चावल पकने पर फालतू पानी बहा देना। पुलाव जीरा व प्याज को घी में भूनकर चावलों में छोंक लगाना। खूब सारी सब्जियां डालकर पकाना। इसमें पानी नाप कर डाला जाता है, जैसे 1 गिलास चावल तो 2 गिलास पानी। कई बार सब्जियों को अलग पकाकर चावलों में मिलाया भी जाता है। फिर आती है खिचड़ी। चावलों को दाल के साथ मिलाकर बनाना। इसमें पानी अधिक मात्रा में डाला जाता है, जैसे 1 भाग चावल, आधा भाग दाल व 3 से 4 भाग पानी। पकने के बाद जीरा व गरम मसाले का छोंक लगाया जाता है। इन सब में नमक स्वादानुसार डाला जाता है। इसके अतिरिक्त खाने में गुड़ या चीनी डालकर मीठे चावल भी बनाए जाते हैं। अब आती है कढ़ी। बेसन और दही मिलाकर उसमें खूब पानी डालकर उबाला जाता है। फिर उसमें बेसन के पकोड़े बनाकर डाले जाते हैं। पकने पर इसमें स्वादानुसार मसाले डालकर छोंक लगाया जाता है। यदि हम ध्यान से इनमें अंतर करें तो पाएंगे कढ़ी एक प्रकार की सब्जी है। छोंक किसी सब्जी या दाल को स्वाद बनाने वाला है। वह चावल जिन्हें सब्जी, दाल या दही के साथ खाया जाता है। अब आता है प्रश्न 4। पिछली शताब्दी में खान पान की बदलती हुई तस्वीर का खाका खींचे तो इस प्रकार होगा। सन 60 का दशक छोले भटूरे, सन 70 का दशक इडली डोसा, सन 80 का दशक तिब्बती भोजन, सन 90 का दशक पिज़्ज़ा पाव भाजी। इसी प्रकार आप कुछ कपड़ों या पोशाकों की बदलती तस्वीर का खाका खींचिए। अब हम इसका उत्तर दे सकते हैं। सन 60 का दशक महिला वर्ग के लिए और पुरुष वर्ग के लिए हमने अलग अलग किया है। आप सबसे पहले इनके कपड़े देखिए। सन 60 में था लहंगा चोली, सलवार कमीज, साड़ी ब्लाउज, और पुरुषों में था पैंट कमीज, कुर्ता पजामा। फिर आता है सन 70 का दशक। इसमें महिलाओं के लिए था बेल बॉटम टॉप, फ्रॉक, स्लैक्स टॉप, साड़ी ब्लाउज, सलवार कमीज, और पुरुषों के पहनावे में था कोट पैंट, कमीज, टाई, कुर्ता पजामा। फिर आता है सन 80 का दशक। इसमें हम महिलाओं का देखेंगे जींस टॉप, सलवार, पजामी, कमीज, साड़ी ब्लाउज, और पुरुषों में था कोट पैंट, कमीज, जींस टी शर्ट, कुर्ता पजामा, पठानी सूट। वहीं सन 90 के दशक की पोशाक देखें तो महिलाओं में आ गई स्कर्ट, जींस टॉप, साड़ी ब्लाउज, सलवार, पजामी कमीज। वहीं पुरुष वर्ग में आया कोट पैंट, कमीज, जींस टी शर्ट, कुर्ता पजामा, पठानी सूट, शेरवानी पजामी व दुपट्टा। अब आते हैं अनुमान और कल्पना पे। प्रश्न 1। फास्ट फूड यानी तुरंत भोजन के नफ़े नुकसान पर कक्षा में वाद विवाद करें। फास्ट फूड भोजन तैयार करने में तो समय की बचत होती है, साथ ही साथ स्वादिष्ट भी होते हैं, लेकिन स्वास्थ्य के लिए यह हानिकारक है और कई तरह की बीमारियों को जन्म भी देते हैं। अब आता है प्रश्न 2। हर शहर कस्बे में कुछ ऐसी जगह होती है जो अपने किसी खास व्यंजन के लिए जानी जाती है। आप अपने शहर कस्बे का नक्शा बनाकर उसमें ऐसी सभी जगहों को दर्शाइए। हम यहाँ आपको कुछ शहरों के उदाहरण दे रहे हैं, आप कुछ अपने आप भी इसमें जोड़ सकते हैं। सबसे पहले आता है दिल्ली। दिल्ली का चांदनी चौक में पराठे और फलूदा कुल्फी व्यंजन में प्रसिद्ध है। पहाड़गंज के छोले भटूरे। हरियाणा में मूर्थल में मिलते हैं आलू के पराठे। महाराष्ट्र का मुंबई, वहाँ पे वेज पाव भाजी और पूना का वड़ा पाव। आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में बिरयानी और सेवइयों का मीठा। पश्चिम बंगाल कोलकाता में संदेश, रसगुल्ला, मिष्टी दोई। तमिलनाडु के चेन्नई में इडली डोसा सांबर। राजस्थान के जयपुर में दाल बाटी और गुजरात में गांधीनगर में ढोकला, खांडवी,
थेपला आदि। अब बाकी आप अपने आप भी कुछ उदाहरण इसमें दे सकते हैं। प्रश्न 3, खान पान के मामले में शुद्धता का मसला काफ़ी पुराना है। आपने अपने अनुभव में इस तरह की मिलावट को देखा है? किसी फिल्म या अखबारी खबर के हवाले से खान पान में होने वाली मिलावट के नुकसानों की चर्चा कीजिए। खान पान के मामले में गुणवत्ता यानी शुद्धता होना आवश्यक है, क्योंकि अशुद्धता अनेक बीमारियों को जन्म देती है। बेटा, खाने का शुद्ध होना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर खाना शुद्ध नहीं होगा तो हम बीमार पड़ सकते हैं। आजकल खाने पीने वाले पदार्थों में मिलावट बढ़ती जा रही है। उदाहरण के तौर पर हल्दी व काली मिर्च ऐसे पदार्थ है जिसमें मिलावट आमतौर पर देखी जा सकती है। हल्दी में मिट्टी व काली मिर्च में पपीते के बीज का मिश्रण होता है। इसके अलावा दूध में भी पानी मिलाना तो आम बात हो गई है, जो स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है। आज के मुनाफाखोरी के युग में लोग किसी भी हद तक जाने को तैयार है। आज मुनाफाखोरी के युग में लोग कोई भी समझौता करने को तैयार है। लोगों को स्वास्थ्य की फिक्र जरा भी नहीं है। वास्तव में ऐसा करने से स्वास्थ्य खराब हो जाता है। आँखों की रोशनी कम हो जाती है, लीवर की खराबी, सांस संबंधी रोग, पीलिया आदि रोगों को ये जन्म देते हैं। सब्जियों में डाले जाने वाले केमिकल से हमारे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। मिलावटखोरी के प्रति सजग होकर खाद्य पदार्थों में किसी भी तरह की मिलावट का हमें विरोध करना चाहिए। बच्चा, मिलावटी खाना किसी भी तरीके से अच्छा नहीं होता, वह हमारे स्वास्थ्य को हमेशा हानि पहुंचाता है। इसलिए हमेशा अपने खाने पर ध्यान दीजिएगा कि कभी भी कुछ गलत ना खाएं। और जैसा कि हमने इस चैप्टर में पढ़ा, हमें फास्ट फूड भी ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, वो भी हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। और अपने स्थानीय भोजन को महत्व जरूर देना चाहिए। तो बच्चा, ये पाठ यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।